अ, अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं अ, एक प्रेजेंटेशन ऑन सेटलमेंट मॉड्यूल फॉलोड बाय डेमो ऑफ सेटलमेंट मॉड्यूल। भूपेंद्र जी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। आ गया क्या भूपेंद्र जी? हाँ, आ गया। प्रेजेंटेशन आपका दिख रहा है। ठीक। ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया? आ गया, ठीक से आ गया दोबारा से। आ गया ना, फिर चलिए। हाँ। तो हमारा जो अभी मॉड्यूल है, ये जो लॉन्च हुआ है फिलहाल, और ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 14 तारीख से फॉर एक्चुअल यूज, मतलब नेक्स्ट मंडे से आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें अभी फिलहाल ओनली एनआर मतलब नॉर्मल रिटायरमेंट केसेस कवर्ड हैं, अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट केसेस जैसे डेथ केस, वीआर केस, रेजिग्नेशन, वो सारे केसेस इसमें कवर्ड नहीं है, मिसिंग केसेस। अभी इसमें जो है हमारी तीन मेन प्रोसेसेस हैं, जो तीन सर्कल में आपको दिख रही होंगी, एक ब्लू, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। ये तीन प्रोसेस है, एक है सर्विस रिकॉर्ड समरी प्रिपरेशन, एक है फिलिंग इन ऑफ पेंशन बुकलेट, और लास्ट प्रोसेस है फाइनलाइजेशन ऑफ सेटलमेंट। तो ऊपर की जो दो प्रोसेस है, नहीं ऊपर की नहीं, एक ब्लू और ऑरेंज प्रोसेस, ये साइमल्टेनियसली चलेंगी। अभी इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब कोई हमारा एम्प्लॉई रिटायर होने वाला है, तो उससे 6 मंथ पहले सुपर एनुएशन के केसेस के लिए, अभी मॉड्यूल खाली उसी के लिए है, तो बाद में आपको एनआरबी मिलेगा इसमें फ्यूचर में। इसमें जब कोई रिटायर होने वाला है तो 6 मंथ पहले ही एचआरएम से एक नोटिफिकेशन दे देगा। ये नोटिफिकेशन दो लोगों को जाएगा, एक जाएगा जो सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क है, और एक जाएगा आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। और ऊपर की जो प्रोसेस है, ये सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क जो है हमारा एचआरएमएस का नॉर्मल बिल क्लर्क या सर्विस रिकॉर्ड क्लर्क है, उसके पास जाता है। और फिर ये जो है सर्विस रिकॉर्ड की समरी का एक फॉर्म दिया हुआ है हमने, उसमें काफी डाटा एचआरएमएस से आ जाता है, बाकी कुछ डाटा उसको भरना पड़ेगा, जैसे एलएपी, एलएचपी, रिमेनिंग नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, वो सारा डाटा इसको भरना पड़ता है। और फिर वो फॉरवर्ड कर देता है उसको अपने वेरिफिकेशन अथॉरिटी को, मतलब उसका जो चीफ ओएस है उसके सेक्शन का। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में का स्टाफ था, टेक्नीशियन था, टेक्नीशियन 3, तो उसका जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी हो गया, उसका जो डीलिंग क्लर्क हो गया, उसका इलेक्ट्रिकल का जो बिल क्लर्क है, और उसके ऊपर उसका इलेक्ट्रिकल बिल का चीफ ओएस हो गया, और उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी मतलब उसका एपीओ। तो ये 3 स्टेज में चला गया डाटा। फिर जैसे ही ये सब स्टेज से एग्री हो गया, ओके हो गया, तो ये सेटलमेंट में चला जाएगा। इसी के साथ साथ एक प्रोसेस नीचे चलती है, जो है फिलिंग इन ऑफ पेंशन बुकलेट। इसमें क्या होता है, जो रिटायरिंग एम्प्लॉई है और वेलफेयर इंस्पेक्टर दोनों मिलके पेंशन बुकलेट जो होती है एम्प्लॉय की, रिटायरिंग एम्प्लॉय की, वो भरते हैं। तो इसमें जो है, इसमें भी कुछ डाटा एचआरएमएस से आ जाता है, बाकी डाटा ये दोनों भरते हैं। तो इसमें हमने एम्प्लॉय को भी राइट दे रखी है कि वो अपना अलग से भी लॉग इन करके भर सकता है, और एसएनडब्ल्यूआई भी उसको भर सकता है, लेकिन सबमिट की राइट एम्प्लॉय की है, क्योंकि उसको साइन करना पड़ता है, उसमें साइन, फिंगरप्रिंट सब लगाने पड़ते हैं, और वेलफेयर इंस्पेक्टर का कहीं उसमें साइन होता नहीं है। तो यहाँ से होके फिर जाता है वो एम्प्लॉय, रिटायरिंग एम्प्लॉय के बाद जाता है, इसमें भी 3 स्टेज है। ऊपर तो डीसीवीए हो गया, नीचे में है स्टाफ, रिटायरिंग स्टाफ और एसएनडब्ल्यूआई। उसके नेक्स्ट स्टेज है डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अथॉरिटी, उस डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर। इलेक्ट्रिकल का स्टाफ था तो उसका सुपरवाइजर कोई एसएससी या जेई होगा, उसके पास जाता है। उसके बाद जाता है डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास, मतलब हो गया उसका जो ऑफिसर है, कोई एई होगा उसके पास जाता है, एडीई उसके पास। अब ये दोनों प्रोसेस हो गई, तो ये दोनों का डाटा सेटलमेंट में चला जाता है। अब सेटलमेंट में कंप्यूट होता है, उसका ऑटोमेटिक होता है ज्यादातर चीज इसमें, पेंशन, लीव, सैलरी, ग्रेचुटी, ये सारे जो फिगर डाले हैं उधर से उसके बेसिस में, और कुछ उसका जो रिकवरी है वो सब सेटलमेंट सेक्शन में डालना पड़ता है। वहां से फिर ये जाता है आई पास में थ्रू ईएसबी। ईएसबी है हमारा कनेक्शन का जो चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल, आई पास और एचआरएमएस के बीच में, एंटरप्राइज सर्विस बस बोलते हैं इसको। तो वो आई पास में चला जाता है, आई पास वहाँ बिल पास करके पीपीओ जनरेट कर देता है, और उसके बाद पीपीओ जनरेट होने के बाद वो हमको वापस शेयर करता है, ताकि हम एम्प्लॉय को भी वो दिखा पाए। अब ये 3 प्रोसेस आप देख लीजिएगा, ये हम आगे की स्लाइड में भी इसको दिखाएंगे, क्योंकि एक है प्रिपेयर सर्विस रिकॉर्ड समरी, एक है फिल इन पेंशन बुकलेट। ये दोनों साइमल्टेनियसली चल सकती हैं। एक होगी
SRDC VAA, और ये नीचे वाली होगी एम्प्लॉय वेलफेयर इंस्पेक्टर DVC, और डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अथॉरिटी DVA, और उसके बाद DA डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। फिर सेटलमेंट चला जाएगा। सेटलमेंट में भी 3 स्टेजेस हैं। इसमें है आपका सेटलमेंट DC, सेटलमेंट VA और सेटलमेंट AA। उसके बाद डाटा अकाउंट में जाता है। अब इसमें एक काम ये करना पड़ता है सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क को। इसको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का बिल क्लर्क है अगर, तो उसको मालूम है कि मेरा ये आदमी रिटायर हो रहा है, जो उसको इंटीमेशन आया, उसके बेसिस में उसको ये 3 लोग असाइन करने पड़ेंगे। मतलब उसका वेलफेयर इंस्पेक्टर कौन है उसको सेलेक्ट कर लेगा, डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग और डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। इलेक्ट्रिकल का वेलफेयर इंस्पेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल का जो सुपरवाइजर होगा JESSC, और इलेक्ट्रिकल का ADE। मेडिकल होने से मान लीजिए वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है उसका, और एक डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अगर मेडिकल का सफाई वाला होता तो HI होता, और एक डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग होता मेडिकल का ACMS। तो ऐसे करके वो असाइन कर देगा। अब ये जो 3 प्रोसेस दिखाई थी मैंने, उसमें ये ऊपर वाली प्रोसेस है। ऊपर वाली प्रोसेस मतलब वो जो है सर्विस रिकॉर्ड समरी वाली प्रोसेस, ये अलग से एक बार और दिखाई गई है। तो जैसा मैंने बोला था 6 महीना पहले नोटिफिकेशन आता है, SRDC डीलिंग क्लर्क जो है उसको भरना पड़ता है स्पेसिफिक फॉर्म में। उसके बाद वो सर्विस रिकॉर्ड वेरीफाइंग अथॉरिटी उसके चीफ ऑफ के जाता है, सर्विस रिकॉर्ड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसके APO के पास या ADFM के पास अकाउंट होगा तो यहाँ से फिर सेटलमेंट सेक्शन में चला जाता है। और ये सब लूप भी है, इसमें रिटर्न लूप्स हैं। अगर किसी स्टेज पे गलत लगता है तो वो रिटर्न कर सकते हैं। सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग अथॉरिटी से गया वेरीफाइंग, उसको सही लगा तो आगे भेजा, अगर गलत है तो रिटर्न कर सकता है सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क। सर्विस रिकॉर्ड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास गया, कहीं गलत है वो समरी, तो वो रिटर्न कर सकता है। सेटलमेंट सेक्शन गया, वो भी रिटर्न कर सकता है। अब वो ऊपर वाली प्रोसेस हो गई, ये नीचे वाली प्रोसेस है। इसमें जो है नोटिफिकेशन जब आया पेंशन पेपर भरने का, तो एम्प्लॉय और वेलफेयर इंस्पेक्टर मिलके उसको भरते हैं पेंशन बुक में, और उसमें साइन करना पड़ता है सिग्नेचर पैड से, और फिंगरप्रिंट स्कैनर से फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं। ये दोनों वेलफेयर इंस्पेक्टर और एम्प्लॉय लॉग इन करके इसको भर सकते हैं, लेकिन सबमिट इसमें एम्प्लॉय ही कर सकता है, या फिर वेलफेयर इंस्पेक्टर उसका ID से सबमिट कर दे, वो उनके ऊपर है। तो उसके बाद ये उसके आगे जाता है डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास, उसके बाद डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास। डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर, और डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर। फिर यहाँ से सेटलमेंट चला जाता है। यहाँ भी रिटर्न लूप्स है, अगर कहीं लगता है कि रॉन्ग है तो इस लूप में जाके रिटर्न हो सकता है। डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अथॉरिटी को लगता है गलत है, वो रिटर्न कर सकता है, एक्सेप्टिंग कर सकता है, सेटलमेंट कर सकता है, रिटर्न। अब जब वो दोनों प्रोसेस हो गई, उसके बाद एक और काम जो है यूनिट एडमिन को करना पड़ता है। यूनिट एडमिन को सेटलमेंट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, वेरीफाइंग अथॉरिटी, सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क की मैपिंग करनी पड़ती है हर केस के लिए। और ये जो राइट में दिखाया गया है, ये इससे पहले जो 2 स्लाइड में था वही चीज एक बार समरी में दिखा दी गई है। ये सर्विस रिकॉर्ड वाला जो है, सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क वेरीफाइंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से होके सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क के पास आया, सही है तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा सर्विस रिकॉर्ड डीलिंग क्लर्क को। सिमिलरली पेंशन बुकलेट जो है सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क के पास आया, सही है तो सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय के पास में, नहीं सही है तो वो चला जाएगा सेटलमेंट में, अगर रॉन्ग है तो सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय के पास जाएगा ताकि वो करेक्ट कर दे अपने पेंशन बुकलेट। अब ये प्रोसेस 2 प्रोसेस तो हो गई, ये थर्ड वाली प्रोसेस जो सेटलमेंट सेक्शन में होगी। जब डाटा आ गया दोनों, एक तो आ गया SRDC के पास से SRVA SRAA के थ्रू, एक आ गया एम्प्लॉय प्लस वेलफेयर इंस्पेक्टर से डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग और डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग के थ्रू। जब ये सारा डाटा पहुंच गया सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क, वो उसके पास में वो रिकवरी का फिगर डाल देगा, और ये कैलकुलेशन हो जाएगा इस चीजों का। अगर सही है तो आगे भेजेगा सेटलमेंट एक्सेप्टिंग, वो उसको साइन कर देगा, अगर वह सही है तो डिजिटल सिग्नेचर से चेक करके, और वो उसको आगे भेज देगा आई पास में ESD के थ्रू। और अगर यहाँ भी कहीं गलत लगता है तो रिटर्न किया जा सकता है। सेटलमेंट वेरीफाइंग अथॉरिटी को गलत लगा तो वो रिटर्न कर सकता है, एक्सेप्टिंग को और अकाउंट से भी रिटर्न हो सकता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाएंगे। ये जब अकाउंट में गया तो अकाउंट फिर उसको वेरीफाई करके उसको पास करेगा, अगर पास कर दिया सही है तो PPO नंबर जनरेट हो जाएगा, वो HRMS में आ जाएगा और हम एम्प्लॉय को दिखा देंगे। अगर गलत लगता है अकाउंट को तो रिटर्न करेगा विथ मार्क्स HRMS में, और फिर HRMS में वो वापस चला जाएगा सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क के पास, वो चेक करेगा। अगर उसको भी लगता है कि लोअर लेवल में पेंशन बुकलेट में ही सही करना है, या आपका जो है SR जो समरी शीट है उसमें सही करना है, तो वो और नीचे भी भेज सकता है, या उसकी लेवल में सही करना है तो वो वहां सही करेगा, और सही करके फिर दोबारा अकाउंट को सबमिट करेगा इन द सेम प्रोसेस। तो ये हमारी फुल प्रोसेस हो गई।
अब मैं भूपेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फुल प्रोसेस का डेमो दिखाएंगे। थैंक यू भूपेंद्र जी। थैंक यू अमित जी, धन्यवाद। हाँ हाँ मैं अपना ये चेंज कर रहा हूँ और आपको होस्ट बना रहा हूँ अभी। हाँ ठीक। हाँ, और आपके अगर किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो चैट बॉक्स है राइट साइड में, आपके स्क्रीन के राइट साइड में चैट लिखा होगा और एक छोटा बबल टाइप है, उसमें क्लिक करके आप क्वेश्चन कभी भी लगता है आपको तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। हम आंसर आपका लास्ट में देंगे भूपेंद्र जी के डेमो के बाद। और ये ट्रेनिंग भी आपका ये सेशन के बाद भी 3:30 बजे भी ट्रेनिंग है, कल परसों भी ट्रेनिंग है, नहीं कल भी ट्रेनिंग है, तो वो आप लोग में से कोई चाहे तो वो ट्रेनिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं दोबारा। आज के 3:30 की ट्रेनिंग का तो लिंक भी सेम है, कल की ट्रेनिंग का लिंक हम शाम के टाइम में भेज देते हैं HRMS ग्रुप्स में। ये आपको स्क्रीन दिख रही है अमित जी? हाँ हाँ, आ गई आ गई। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। क्या नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं दोबारा से आप सभी को स्वागत करता हूं अमित जी के साथ और मेरे एक और साथी हैं गौरव कुमार के साथ। मैं भूपेंद्र सिंह वर्मा, आपको डेमो पे ले चलते हैं। आपने प्रेजेंटेशन में जैसे आपने देखा था कि इन्होंने बताया था ये 3 भागों में, 3 पार्ट्स में ये पूरा प्रोसेस हमारा सेटलमेंट का बनाया गया है। उसमें सबसे पहले SR का प्रोसेस होता है, जो हमारी सर्विस रिकॉर्ड होता है, वो उसको एंट्री होती है, उसको भरते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद पेंशन बुकलेट पे काम होता है और सबसे आखिरी भाग में सेटलमेंट सेक्शन के यूजर्स काम करते हैं। तो इसमें 2 हिस्से हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी। इसमें जो 3 इसे 3 तो हम 9 पार्ट में करते हैं, 9 टोटल स्टेप्स, 9 चरणों में हमारा ये काम चलेगा। और इसको प्रोग्रेस को देखने के लिए, इसकी किसी भी काम की प्रगति को देखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक रिपोर्ट है जिसको आप डैशबोर्ड बोल सकते हैं। वो सभी रेलेवेंट यूजर्स के लिए उपलब्ध है हमारी एप्लीकेशन में। तो वो कभी कभी जब भी जरूरत पड़ने पर देख सकते हैं कि एक किसी भी पर्टिकुलर रिटायरिंग एम्प्लॉय, सुपरिन्टेंडिंग एम्प्लॉय का केस कहाँ पर चल रहा है, उसके लिए क्या प्रोग्रेस है, वो 8-9 में से कितने पार्ट हो गए हैं, 9 स्टेप्स हो गए हैं। इसके अलावा 2-3 और एक्टिविटीज हैं जो हमारे एप्लीकेशन का पार्ट है, हमारे मॉड्यूल का पार्ट है, लेकिन उसका अभी डैशबोर्ड पे कोई प्रदर्शन नहीं करते हैं हम उसको। उस काम को पूरा होने या ना होने का कुछ नहीं है। वो जैसे एक अभी बताया अमित जी ने कि हमारा जो यूनिट एडमिन होते हैं वो सेटलमेंट सेक्शन के जो डीलिंग क्लर्क और कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वेरीफाइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को असाइन करते हैं रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए। और डीलिंग क्लर्क जो होता है, सर्विस बुक का, सर्विस रिकॉर्ड का डीलिंग क्लर्क जो होते हैं, वो रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के इमीडिएट सुपरवाइजर, जो कि वेरीफाइंग अथॉरिटी की तरह से काम करेंगे पेंशन बुकलेट के लिए, और उनके डिपार्टमेंट के कंट्रोलिंग ऑफिसर जो सामान्यतः ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो पेंशन बुकलेट को एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की तरह काम करेंगे। तो इस तरीके से काम चलेगा। हम समय समय पर जैसे जैसे हम एक स्टेप लेंगे, जैसे जैसे एक चरण पूरा करेंगे, कई कदम आगे बढ़ाएंगे, हम देखते रहेंगे डैशबोर्ड के माध्यम से, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि काम कैसे सिस्टम में आगे बढ़ रहा है या कहाँ अटका हुआ है। तो आपने प्रेजेंटेशन में देखा था, ये शुरू होता है हमारा 6 महीने पहले से उपलब्ध होता है। हम ये लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये काम 6 महीने पहले से उपलब्ध होगा हमारे शिक्षण में। 6 महीने पहले से करना आवश्यक नहीं है। जैसा प्रोसेस होता है, जितना टाइम लगता है लगेगा। समय समय पे यदि कोई असाइनमेंट के से संबंधित कोई व्यक्ति ट्रांसफर हो जाता है या छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उसको बदलने का संबंधित अधिकारी को हमेशा रोल रहेगा, हमेशा उनके पास ये ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। यूनिट एडमिन किसी भी समय सेटलमेंट सेक्शन के किसी भी अधिकारी को रिटायरिंग एम्प्लॉय के अगेंस्ट बदल सकते हैं, नया सेट जारी कर सकते हैं, और DC वेलफेयर इंस्पेक्टर और कंसर्न अथॉरिटीज के रोल को बदल सकता है जरूरत पड़ने पर, जैसा भी आवश्यक लगे। तो ये कितनी बार भी किया जा सकता है। ये मेरा प्रयास रहता है कि हम थोड़ा सा जितना भी संभव होगा हम इसको थोड़े से समझाने की कोशिश करें। अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है,
मेरा तरीका भी शायद थोड़ा बड़ा है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा लंबा चलता है सिस्टम। हम सबसे पहले डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम लॉगिन पासवर्ड दे चुके हैं, ओटीपी दे रहे हैं। ओटीपी और लॉगिन पासवर्ड ओटीपी का तरीका जो हमारे सिस्टम में लॉगिन करने का है, आप सभी यूजर्स जो रहे हैं, जो उपयोग करता है हमारी एप्लीकेशन के, वो परिचित होंगे इस तरीके से हम कैसे एचआरएमएस एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। यदि कोई एम्प्लॉई है यहाँ पर जो सामान्य यूजर नहीं है, तो उनके लिए कुछ कुछ नई चीजें होगी, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सभी के लिए जो कुछ नया होगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी एक चीज है, और जैसा मैं आगे बताऊंगा, आज हम शायद इसको नहीं दिखा पा रहे हैं, पुराने सेशंस में हमने दिखाया था, हम प्रयास कर रहे हैं अभी। तो हमने डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन किया है। सेटलमेंट आपका जो बाएं हाथ की तरफ जो मेन्यूज दिखते हैं वो दिखते रहेंगे, और जो कंसर्न यूजर है, जो करंट यूजर है, उसके पास जो जो रोल है और जो उनकी अभी स्थिति है, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस कम या ज्यादा होते हैं। तो आप सेटलमेंट सेक्शन का मेन्यू मिलेगा इनको, सब मेन्यू, उसमें आप जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं वो दो काम करने के लिए उपस्थित, मतलब उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इनको सर्विस डिटेल ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉय, जो हमारा पर्सनल डाटा कहलाता है पेंशन बुकलेट, पेंशन वाले फॉर्म में, वो उनको भरना होता है, उसको भर के सबमिट करना होता है, जिसको आगे वेरीफाइंग अथॉरिटी अपना वेरीफाई कर देंगे, या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ये एक्सेप्ट करेंगे। ये डीलिंग क्लर्क और वेरीफाइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो ही तीन लोग हैं जो हमारे पास अभी भी एम्प्लॉय मास्टर और ईएसआर मॉड्यूल में किसी भी एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा काम वो वेलफेयर इंस्पेक्टर और उनके डिपार्टमेंट के इमीडिएट सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को असाइन करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो आप कैसे काम आगे बढ़ता है। जब वो सर्विस डिटेल रिटायरिंग एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में उनको वो सारे लोग की लिस्ट दिख जाएगी जो उनके से संबंधित है और अगले 6 महीने में रिटायर होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा लोग हैं जो उनकी लिस्ट में है। मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि ये हम अपना टेस्ट सेटअप से दिखाते हैं, डेमो ट्रेनिंग सेशन के लिए, और हमारा अपना बनाया हुआ डमी डाटा होता है। डाटा एक्चुअल रेलवे से संबंधित होता है, लेकिन जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो आपका करेक्टनेस पे इतना ध्यान मत दीजिए, हमको ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे आपको आगे कदम लेने हैं, कैसे आपको काम करना है, उसको समझाना हमारा उद्देश्य है इस डेमो का। तो इनमें से किसी एक एम्प्लॉय को उनको सेलेक्ट करना होगा। हम इस पार्ट के डेमो के लिए इंद्र तिवारी जी को ले रहे हैं, ये रिटायर होने जा रहे हैं। यहाँ पर डीसी जब आप उनको एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे, गो करेंगे, तो उनके पास ये सारा डिटेल यहाँ पर दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं बड़ा फॉर्म है, सेटलमेंट जो है प्रोसेस में बहुत डाटा एंट्री है, और ये एक ही एम्प्लॉय के अगेंस्ट काम करने में बहुत डाटा एंट्री है। तो ये कई कई जगह लंबा उसमें बांटा हुआ है। तो यहाँ पर हम सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन, जो आपको नया नहीं लगेगा, जो लोग यूजर्स रहे हैं, जो जानते हैं, इसमें काम कर चुके हैं, सेव एज ड्राफ्ट हमने एम्प्लॉय मास्टर और ये साथ में भी जगह जगह पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्रेइश बैकग्राउंड में जो वैल्यूज है, वो आप जानते हैं कि वो केवल डिस्प्ले ओनली, केवल देखने के लिए होती है। इसमें हम कुछ बदलाव, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जितना भी व्हाइट बैकग्राउंड में जो कॉलम्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, उन सबको आपको डालना होता है डीसी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा लाल रंग का जो सितारा टाइप का स्टार, रेड स्टार बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक मार्क बोलते हैं, यहाँ पर जहाँ पे जिस फील्ड के आगे लगा होता है, उसका मतलब होता है कि ये इसमें कोई ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम बेसिक डिटेल्स के साथ साथ यहाँ पर हम एम्प्लॉय का रिटायरिंग एम्प्लॉय और रिटायरिंग एम्प्लॉय में इंटरचेंजेबल यूज करूंगा। जब भी एम्प्लॉय बोलेंगे तो हम रिटायरिंग एम्प्लॉय ही मानिएगा। तो यहाँ पर हम रिटायरिंग एम्प्लॉय का पे लेवल दे रहे हैं, इस समय जो रिटायर होने जा रहे हैं उनका, और उनका अभी का बेसिक पे दे रहे हैं। और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम उनके पिछले 10 महीनों का बेसिक पे भी ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आगे कुछ चीजों की गणना के लिए हमको
लास्ट बेसिक पे, आखिरी समय की बेसिक पे, और पिछले 10 महीनों की बेसिक पे का जो एवरेज होता है, उन दोनों में से जो अधिक होता है उसको प्रयोग करना होता है। उसके नीचे चलेंगे तो ग्रुप एंट्री है जो जीआईएस के लिए यूज होती है, लेकिन पिछले सेशन में भी हमने बताया था कि वो कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें ना केवल ग्रुप में जो एंट्री होती है, ग्रुप में कितने समय वो कौन से ग्रुप में रहा एम्प्लॉई, वो प्लस आपका नॉन क्वालिफाइंग पीरियड यदि कभी कोई रहा है एम्प्लॉय का, वो भी एक कारण होता है। और एक और कारण होता है कि हर समय समय पे वो गणना का जो पैरामीटर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो बदलते रहते हैं। तो इन सब अभी थोड़ी सी कठिन गणना की वजह से अभी हमने इसको मैन्युअली एंटर करने के लिए बोला है जीआईएस को। लेकिन यदि कोई समय, मतलब हो सकता है आने वाले समय में इसका कोई तरीका हम निकाल के इसको आपको एक सिस्टम कैलकुलेटेड वैल्यू भी दे पाएंगे। लेकिन फिर भी हमने ग्रुप, किस किस ग्रुप में एम्प्लॉय कब तक रहा, कैसे कब कब ज्वाइन किया, ये इसका एक इनपुट रखा हुआ है। नीचे मिलिट्री सर्विस में यदि उनकी कोई सर्विस रही है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। और अदर सर्विस रिकॉर्ड, अदर सर्विस रिकॉर्ड ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे ये जो अदर सर्विस रिकॉर्ड है, इसमें हमने 2 एंट्री करने का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोविजन हमारे पास 2 ही एंट्री का है। ये वो सर्विस है जहां पर आपने रेल में विभाग में ज्वाइन करने से पहले कहीं और सरकारी विभाग में काम किया है, तो ऐसे संभावनाएं कम ही रहती हैं। तो एक आध रहता है, एक सर्विस पहले कोई ज्वाइन करके रेलवे में आ सकते हैं, आते हैं, कुछ लोग आते हैं। और हमने ये माना है कि वो 2 से ज्यादा ऐसा केस नहीं होगा। तो अभी फिलहाल 2, मैक्सिमम 2 का ऑप्शन है यहाँ पे। नीचे नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की डिटेल को डीसी को भरनी होती है यदि कुछ ऐसा है संबंधित रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए जो अभी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, उनसे संबंधित यदि कभी नॉन क्वालिफाइंग पीरियड रहा होगा किसी भी कारण से। ये बॉय सर्विसेज आप जो सबसे पहले देख रहे हैं, जो शायद अब इस समय नहीं है, प्रेवलेंट नहीं है, उस समय वैलिड नहीं है। इसको कंपैटिबिलिटी के लिए रखा है हमने। तो यहाँ पर ये और 5 कारण रखे हैं। इनमें से किसी भी एक कारण में यदि आपको लगता है किसी भी समय एम्प्लॉय का कोई नॉन क्वालिफाइंग सर्विस रखी हुई थी, तो आप देख सकते हैं यदि आप उस पीरियड को डालते हैं, यदि ये पीरियड आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम डेट टू डेट, ये समय, ये अवधि आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो आप ये डाल सकते हैं अवधि को। और अपने आप सिस्टम अपने आप उनको नंबर ऑफ डेज की, जो दिनों की गणना करके दिखा देगा। किसी कारणों से यदि आपके पास ये अवधि उपलब्ध नहीं है, या यदि ये किसी एक कारण से, किसी इनमें से किसी एक कारण से एम्प्लॉय के, रिटायरिंग एम्प्लॉय के करियर में, सेवा काल में 1 से ज्यादा बार ऐसा कुछ हुआ है, तो आप उसमें दोनों को अवधि को ना देके आप सीधा सीधा पूरे दिनों की गणना करके दे सकते हैं, जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो सूचना, जो आपको उचित लगे। दोनों तरीके से हम दे सकते हैं। यहाँ पर अपना डाटा पूरा भरने के बाद एक चीज और हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हमने अभी डाला नहीं है डाटा, ये हम पुराना से भरा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े फॉर्म्स हैं और समय लगेगा इसमें, इस डेमो को, इस ट्रेनिंग सेशन को कम समय में दिखाने के लिए हमने बहुत जगह डाटा पुराना भरा हुआ, आपको प्री फिल्ड, प्री पॉपुलेटेड डाटा दिखाई देगा, पहले से भरा हुआ डाटा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डीलिंग क्लर्क ने उनको एक बार डाटा भरा और एक बार सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक ठाक है, और यहाँ पर फिर वो अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, रिमार्क्स दे सकते हैं, अपना जो भी है, ये करीब करीब 500 कैरेक्टर का है। आप जो भी ऑफिस फाइल में जिस तरीके से आप सामान्यतः करते आ रहे हैं उस तरीके का कोई लंबा सा स्टेटमेंट, लंबा सा सूचना दे सकते हैं, और सबमिट बटन दबाएंगे तो ये केस जो हमने इंद्र तिवारी जी का लिया है वो सबमिट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला जो हमने डीसी को जो दिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो बाएं हाथ की तरफ जो मेन्यू आता था वो आपको इस समय अभी नहीं दिख रहा है।
तो यहाँ पे ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं सीधे आपकी तरफ देखते हुए, यहाँ पर आप देखेंगे ये इसको दबाएंगे तो ये रिटर्न ये आ जाएगा वही हाथ की तरफ की मेन्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस रिपोर्ट में हम पहला चरण का जो पूरा हुआ है इंद्र तिवारी जी का, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 9 जो स्टेप्स हैं, ये 9 चरण हैं, इनकी सारे यहाँ पर दिखा रहे हैं। पहला भाग में एसआर हो रहा है, दूसरे भाग में पेंशन बुकलेट पे काम हो रहा है, तीसरे भाग में इन दोनों के ऊपर मिलके सेटलमेंट सेक्शन अपना काम कर रहा है। उसमें से एक अभी चरण पूरा हुआ है इंद्र तिवारी जी के लिए, जो अभी हम इस डेमो के लिए दे रहे हैं। आप जो भी चरण पूरा हो जाएगा उसको वो हरे रंग के बैकग्राउंड में दिखाई देगा आपको डन, बाकी सब लाल रंग के बैकग्राउंड में आपको दिखाई देगा अवेटिंग। इस तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय के कार्य की प्रगति को देख सकते हैं इन 9 चरणों के उसमें। एक काम पूरा हो गया है इनका। अब डीलिंग क्लर्क आप देख सकते हैं, डीलिंग क्लर्क के पास हम यहाँ पर वेलफेयर इंस्पेक्टर और उनका इमीडिएट सुपरवाइजर और उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर को असाइन करने के लिए भी एक काम होता है, तो वो असाइन करेंगे। हमने लिया है इंद्र तिवारी जी को। इंद्र तिवारी जी का इस समय हम केस ले रहे हैं सैंपल के लिए, और उनके जो वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं, इसमें सारे वेलफेयर इंस्पेक्टर जो आपके यूनिट पे उपलब्ध होंगे उन सबके ड्रॉप डाउन में नाम आ जाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम पे आप जो यदि वेलफेयर इंस्पेक्टर का नाम आपको पता है तो आप उनके नाम के शुरू के कुछ कैरेक्टर टाइप करना शुरू करेंगे तो लिस्ट अपने आप शॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और या फिर आप उनकी एचआरएमएस आईडी को, जैसे हम अभी एचआरएमएस आईडी को ले रहे हैं, तो एचआरएमएस आईडी को भी हम यदि हम टाइप करना शुरू करेंगे तो उनके उससे भी उसके बेस पे भी ये लिस्ट अपना कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम है, उनका एचआरएमएस आईडी है, उनका आईपास आईडी है, उनका ग्रुप डिपार्टमेंट और उनका ये रिटायरमेंट डेट जो सिस्टम में सूचना उपलब्ध है उसके बेसिस पे हम इसको दिखा रहे हैं। उसके बाद इमीडिएट सुपरवाइजर को हम सेलेक्ट करेंगे, उनके पास उनके सारे सीनियर्स की लिस्ट होगी और उसमें से हम उसको उनके नाम की स्पेलिंग से या एचआरएमएस आईडी की जो भी उनके आईडी है उसको टाइप करते हुए इसको शूट करते हुए इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इनको जो इमीडिएट सुपरवाइजर है उनको आशीष पांडे जी को दिया हुआ है अपने डेमो के लिए। ये आप मैं एचआरएमएस आईडी से ही इसको देख रहा हूँ, अभी आप चाहें तो इनको अशोक करके भी देखेंगे तो सारे अशोक आ गए, अशोक पांडे जी को ढूंढ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप देख रहे हैं नाम को करने से थोड़ा सा अलग वो होता है, ज्यादा लोगों को नाम दिखने होगा तो और लंबी लिस्ट बच जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको इनसे करेंगे तो ये सबसे जल्दी हो जाता है। एचआरएमएस आईडी को प्रयोग करेंगे यदि तो। इसी तरह से इनका कंट्रोलिंग ऑफिसर डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी अशोक कुमार हमने लिए थे। अशोक कुमार जी के नाम से यदि आप देखेंगे तो ज्यादा लोग भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आपका एचआरएमएस आईडी के 1-2 कैरेक्टर को टाइप करने से ही जल्दी मिलने की संभावना होती है। इस तरीके से डीलिंग करके इनको असाइन करेंगे वेलफेयर इंस्पेक्टर, इमीडिएट सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग ऑफिसर। और एक से ज्यादा लोगों को असाइन करने के लिए अभी यदि आवश्यक है तो तो आप यहाँ पे प्लस करके, ये डीलिंग क्लर्क की आईडी है हमारे पास, यहाँ पे प्लस से आप नए रो क्रिएट कर सकते हैं सॉरी, और किसी और एम्प्लॉय के लिए भी ये असाइनमेंट कर सकते हैं और नहीं तो सबमिट करेंगे। आप पहले भी यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि ये वाला ऑप्शन उपलब्ध था, रोल असाइनमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं आपने कि अभी तक आपने किन किन लोगों के लिए ये असाइनमेंट वाला काम पूरा कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इनका इंद्र कुमार जी का नाम आएगा। ये यहाँ पे जो हम अभी देख रहे थे, अभी इंद्र तिवारी जी को हमने अभी किया है। यहाँ पे एक वाला काम और हो गया है। इस वाले काम को करने का हमारे पास कोई आगे प्रोग्रेस या प्रगति नहीं दिखाई देगी डैशबोर्ड में, क्योंकि अभी इस असाइनमेंट का डैशबोर्ड में हमने कोई रिफ्लेक्शन नहीं लिया है, उनको वहां पे प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं इस कार्य को।
तो अब एम्प्लॉई डीसी ने 2 काम कर लिए हैं। अपनी तरफ से पर्सनल डिटेल जो होती है एम्प्लॉई की वो डिटेल सबमिट कर दी है भरने के बाद, और वेलफेयर इंस्पेक्टर और कंट्रोलिंग सुपरवाइजर इमीडिएट सुपरवाइजर और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी जो उनके कंसर्न जो रिटायरिंग एम्प्लॉई हैं उनके अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे उनको भी असाइन कर दिया है। अब एक और पार्ट है जो यूनिट एडमिन लेवल पे होगा, जहां पर वो इस सी एम्प्लॉय के लिए सेटलमेंट सेक्शन में कौन 3 लोग काम करेंगे उनको असाइन करेंगे इन इस पर्टिकुलर रिटायरमेंट केस के लिए। तो हम उसको ये हमारे यूनिट एडमिन की आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं। उनकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ओटीपी सभी लोग जो परिचित हैं इन सब चीजों से। तो इनके पास जो रोल है वो असाइनमेंट फॉर पेंशन कैलकुलेशन है जो हम अभी करने जा रहे हैं, और अपना वो स्टेटस रिपोर्ट भी यूनिट एडमिन कभी भी दे सकते हैं, किसी भी समय किसी भी एम्प्लॉय का। हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले वाले सेशन में हमने सुधीर मोहन जी का केस लिया था जो अभी आप देख सकते हैं। तो ये सुधीर मोहन जी का केस है जिसमें पूरा का पूरा 9 पार्ट हो गए थे। अब यदि हम इस समय के वाले को देखें, जो यूनिट एडमिन देख सकते हैं कभी भी इंद्र तिवारी जी का केस का कैसा हो रहा है, तो अभी उनको पता चल जाएगा कि एक पार्ट अभी पूरा हुआ है, एक चरण अभी पूरा हुआ है जिसमें अभी डीसी ने अपना उनको सबमिट कर दिया है। यहाँ पे वो सेटलमेंट सेक्शन से संबंधित जानकारियां डाल सकते हैं इंद्र तिवारी जी के लिए। इंद्र तिवारी जी को हमने नाम से सेलेक्ट किया है, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर नाम से फाइंड किया है, वो भी कर सकते हैं। जो सेटलमेंट सेक्शन के डीसी हैं वो हम आईडी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सुविधा के लिए हम दिखा रहे हैं, विक्रम सिंह जी को हमने लिया है यहाँ पे। उनके वेरिफिकेशन अथॉरिटी को वीरेंद्र कुमार जी को ले रहे हैं, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को मुकेश कुमार जी को ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर उसी तरीके से उनका नाम, उनका HRMS आईडी, उनका IPAS आईडी और उनका पे लेवल इन सब से दिखा रहे हैं। पे लेवल आप ध्यान रखेंगे, ये पे लेवल ये हमारा डमी डाटा डेमो दिखाने के लिए हमने इसको लिया है। हो सकता है आपको लगे कि पे लेवल 2 के कोई डीसी नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन ये अभी डेमो के लिए आप उचित अपने इसको ऑफिसर्स को या स्टाफ को सेलेक्ट करिएगा। एक से ज्यादा एम्प्लॉय को काम करने के लिए यहाँ पर फिर ये बटन दबा के, ये वाला प्लस बटन दबा के आप एक से ज्यादा एम्प्लॉय को के अगेंस्ट ये भी सेटलमेंट के लोगों को असाइन कर सकते हैं। ये यूनिट एडमिन की आईडी से हमने लॉगिन किया हुआ था, यूनिट एडमिन का रोल होता है ये। यहाँ पर हमने सबमिट किया, नीचे आप देख सकते हैं कि इस यूनिट एडमिन ने जो अभी तक जिसको काम को किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी किया है हमने। ये काम यूनिट एडमिन का की तरफ से भी पूरा हो गया है। इस काम का भी अभी फिलहाल डैशबोर्ड पे कोई प्रदर्शन नहीं है, इससे आपको लगेगा कि आपसे कुछ काम में कोई प्रगति नहीं है, लेकिन ये प्रगति का ये काम है, उनको डीसी को ये असाइनमेंट करना ही होता है और यूनिट एडमिन को भी ये असाइनमेंट करना होता है, इसलिए अभी उनको इसको हमने कोई मेजर एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं किया, जो डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं किया है। मेजर तो हो सकती है। अब इस समय जब एम्प्लॉई को डीसी ने अपना काम इनिशिएट कर दिया है, एम्प्लॉई के लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी असाइन कर दिया है, और यूनिट एडमिन ने भी इसी एम्प्लॉई के लिए सेटलमेंट सेक्शन के लोगों को भी असाइन कर दिया है। तो अब ये दोनों तीनों जगह ये काम समानांतर या बराबर तरीके से एक साथ इकट्ठा होके चल सकता है, अलग अलग जगह पे, मतलब जिसको हम पैरेलल रनिंग कहते हैं। अपना सर्विस रिकॉर्ड वाला काम अपना अलग कर सकते हैं, और पेंशन बुकलेट पे एम्प्लॉई और वेलफेयर इंस्पेक्टर काम शुरू कर सकते हैं, और सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क इस समय अपना होमवर्क तरीके का काम, जो अपना प्रिपरेटरी वर्क जिसको हम कहते हैं, तैयार रहने वाला काम कर सकते हैं।
और जब तक ये हमारा सर्विस रिकॉर्ड एक्सेप्ट ना हो जाए और साथ ही साथ हमारा पेंशन बुकलेट भी एक्सेप्ट ना हो जाए, तब तक वो ये वाला कोई भी डाटा, कोई भी काम जो वो करेंगे वो सिस्टम में सबमिट नहीं कर पाएंगे। फाइनली वो ड्राफ्ट बना के कुछ भी चेंजेस करके या कुछ अपना एंट्री करके ड्राफ्ट मोड में सेव कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी वेलफेयर इंस्पेक्टर कैसे एम्प्लॉय के भी आप पे काम करेगा। एक बार देखते हैं। ये एक वेलफेयर इंस्पेक्टर की आईडी से हमने लॉगिन किया है। दिव्या जी के नाम से वेलफेयर इंस्पेक्टर है। आप देख सकते हैं इनके पास अधिक रोल है। जहां पर अभी हमने वो ये वाला अभी पहली बार बता रहे हैं आपको, यहाँ पर एक से ज्यादा रोल होते हैं तो आप परिचित होंगे सिस्टम में। ये इस तरीके का चिन्ह आता है जो बताता है कि आप करंट यूजर के पास एक से ज्यादा रोल है और जो भी काम करना है वो जा रहे हैं, उससे संबंधित रोल को उनको सेलेक्ट करना होता है। नहीं तो आपको कुछ अप्रत्याशित दिखाई दे सकता है, अप्रत्याशित एक्शन हो सकते हैं। इसमें न्यू हियरिंग एड्स तो कुछ यहाँ पर लिखा। हमको WI वेलफेयर इंस्पेक्टर के रोल पे हम काम करने जा रहे हैं। वो लैपटॉप पे लगी है। पेंशन बुकलेट पे वो काम हाँ। करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे या एक और ऑप्शन हमने जो शायद लाइट तो नहीं चल अभी रही। पिछले सेशन में हम डिवाइस में क्या भूल गए थे। तो यहाँ पर हमने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने दिखाई दे रहा है कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे उपलब्ध अपने पास तैयार रखनी है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इस समय काम करते समय अपलोड करने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का। ये रेफरेंस के लिए है। ज्यादातर जगह ये सब WI वगैरह जो होते हैं ये सब लोग जानते हैं, उनको पता है कि क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या जरूरत है। फिर भी एक सिस्टम में काम करते समय उनको रेफरेंस के लिए दिखा रखा है हमने। ये पेंशन बुकलेट आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा डाटा इनपुट करना होता है इसमें और इसको हमने 7 भागों में बांटा हुआ है। और यहाँ पे आगे जाने से पहले हमने किसी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना होगा। इंद्र तिवारी जी का केस हम लेके चल रहे हैं। तो जितना भी डाटा इसको उस सिस्टम में उपलब्ध है आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ दाहिने हाथ की तरफ हमने इसका स्टेटस दिखाया हुआ है। ये ड्राफ्ट मोड में है। हमने पहले भी आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर बहुत दिख रहा है। इस पे करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर हर एक अलग अलग टैब पे जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप सब लोग परिचित ही होंगे। टैब पे अलग अलग टैब पे जाके अलग अलग सारी डिटेल्स को वेलफेयर इंस्पेक्टर देख सकते हैं, उसको भर सकते हैं एम्प्लॉय के ब्याह पे। और यहाँ पे हम एक बार दिखाना चाहेंगे आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होगा हमने अपलोड किया हुआ है। ये आप यहाँ पर व्यू वाले बटन दबा के इसको देख सकते हैं। ये हमने जो डाला है डॉक्यूमेंट वो सही है या नहीं है। और यदि आपको लगे कि ये गलत डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ अपलोड हो गया है तो इसको क्रॉस करके डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से ये वाले चूज फाइल करके जाएंगे और कोई डॉक्यूमेंट जो आपको उचित लग रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे अपने सिस्टम में। आपके लोकल सिस्टम में ये आपको ब्राउज करने देगा और अपलोड कर देंगे। ये आपका डाटा अपलोड हो गया है। कुछ समय के बाद ये आपको फिर दोबारा से देखने के लिए उपलब्ध है। आप देख सकते हैं नहीं और नहीं ये उचित लगेगा तो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा कर। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमने 2 चीजें और हैं। फिंगरप्रिंट का स्कैन किया हुआ है और यहाँ पर डिजिटल नहीं है, ये आपका साइन करना है जो सिग्नेचर पैड से होगा। ये आपका इस तरीके का फिंगरप्रिंट स्कैनर
प्रयोग करेंगे। ये केवल आपको हम उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं यही हो। कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर जो ले सके, और ये इस तरीके का कोई आपका सिग्नेचर पैड होगा। निकाल के फिर लगाओ। जरूरी नहीं है यही होगा, ये आप उसका ब्रांड नेम और उस पर मत जाइएगा, इस तरीके का कुछ होगा जो भी आपका फिंगरप्रिंट ले पाएगा। यहाँ पे हम इन पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, इंद्र तिवारी जी पे। तो यहाँ पर आपको आपका एक एक करके 5 उंगलियों के आपको इमेज लेना पड़ेगा, चिन्ह लेने पड़ेंगे। जो डिवाइस होगा वहां पर आप कैप्चर करेंगे। अभी दुर्भाग्य से अभी ये वाला डिवाइस फिलहाल काम नहीं कर रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप पहले सेशन में यदि कभी रहे होंगे, कल और परसों दोनों समय दिखाया था हमने, यदि आप कोई रहे होंगे तो उन्होंने देखा भी होगा। हम फिर दोबारा से दिखाएंगे, नहीं तो हमारा जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें वो तरीका दे रखा होगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर को सेटअप करने का तरीका, और सिग्नेचर पैड को सेटअप करने का तरीका, और डिजिटल सिग्नेचर को सेटअप करने का तरीका, इन सब के लिए हम अलग अलग हेल्प डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और जो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के स्पाउस यदि उपलब्ध है तो उनके 5 उंगलियों का एक एक करके हम साइन लेंगे, इमेज लेंगे, कैप्चर बटन दबाएंगे तो वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, उस पर वो उंगली रखेंगे, स्कैन हो जाएगा, और हर एक उंगली के बाद हमें सेव एम्प्लॉई फिंगरप्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 विटनेसेस हैं, इसमें ये आप ही के रेलवे एम्प्लॉय में से ही कोई होंगे, रेलवे आपके सहयोगी, आपके जूनियर सीनियर कोई भी हो सकते हैं जो वर्किंग होंगे। और यहाँ पे हमको एक सुझाव आया था कि हम RUID नंबर जो पहले कभी प्रचलन में था, अभी भी रेलवे में कहीं कहीं प्रचलन में है, उसके साथ साथ हम HRMS ID भी रखेंगे। उसको हम सुझाव है, उस पर विचार कर रहे हैं। HRMS ID देने के बाद आपको नाम, डिपार्टमेंट और डिजिग्नेशन भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी से पिक कर सकते हैं। अभी इसको साइन करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दबाएंगे तो ये सिग्नेचर पैड को एक्टिवेट करेगा और आप यहाँ पे अपना साइन कर पाएंगे। ये विटनेस इसके साइन है। और जब आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उस साइन का एक इमेज आ जाएगा और आपका जो साइन करने वाला जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो जाएगा। इसी तरीके से विटनेस 2 पे साइन कर पाएंगे। सबमिट करेंगे तो ये आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे उनका ऑप्शन चला गया है। और इतने बड़े एंट्री फॉर्म में आप जिसमें इतने सारे टैब्स भी हैं, आप कभी भी वेलफेयर इंस्पेक्टर चाहें तो सेव एज ड्राफ्ट बटन दबा सकते, उसको उतने तक का, उस समय तक की वैल्यूज को सेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप सारे टैब्स में जाएंगे, सारे टैब्स की वैल्यू देखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये बैंक डिटेल है, जो रिटायरिंग एम्प्लॉई हमारे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनका हम केस ले रहे हैं अभी। इंद्र तिवारी जी का नॉमिनी फॉर पेंशन और फैमिली डिटेल, ये सब वेलफेयर इंस्पेक्टर उनकी मदद से या जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनकी मदद से इसको भरेंगे। जब आखिरी टैब पे जाएंगे जो क्वार्टर डिटेल के नाम से है, तो वहां पर वेलफेयर इंस्पेक्टर को एक और सुविधा हमने दी है कि अब वो इसको देख पाएंगे कि अभी तक उन्होंने क्या क्या भरा है। तो जितने 7 टैबों में जो भी वैल्यूज अभी भरी है उन्होंने, आप देख रहे हैं ये PDF फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाएगा सारे अलग अलग पेजेस पे अलग अलग सूचना दिख रही है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैन भी दिख रहे हैं जो हम ऑलरेडी डमी डाल चुके हैं, या सिग्नेचर्स हैं। इस तरीके की सारी जो सूचनाएं, जो डाटा आपने डाला है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। इसको यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं PDF में, जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए। स्टार्ट करती है मैम। ये अपना वेलफेयर इंस्पेक्टर अपने पास रख के, एम्प्लॉय के पास बैठ के बातचीत करके उसको फॉर्म को फाइनल शेप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वेलफेयर इंस्पेक्टर इस पूरे फॉर्म को, पेंशन बुकलेट को आगे सिस्टम में सबमिट नहीं कर पाएंगे।
उसके लिए एम्प्लॉय को अपनी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। इंद्र तिवारी जी की आईडी, उनको उनकी आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं। यूजर आईडी, पासवर्ड और ओटीपी जो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पे होगा। ये एम्प्लॉय अपनी आईडी से लॉगिन किया है इंद्र तिवारी जी ने, आप देख सकते हैं। और उनको रिटायरिंग एम्प्लॉय आरटी करके एक रोल जो सिस्टम असाइन कर देता है रिटायरिंग एम्प्लॉइज को, वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर उनके पास जो भी बेसिक सूचना यहाँ पर ये है, उनके पास फोटोज यदि उन्होंने सिस्टम में अपलोड की हुई होंगी अपनी और अपने स्पाउस के साथ फैमिली की, तो वो यहाँ पे दिखाई देगी। और ये HRMS एप्लीकेशन की तरफ से एक संदेश, शुभकामनाओं भरा। और यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन बुकलेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे WI के पास एक से ज्यादा एम्प्लॉइज असाइंड होते हैं, तो आप देख सकते हैं उनके पास ऑप्शन था ड्रॉप डाउन पे, यहाँ पर एम्प्लॉय का अपना आईडी फिक्स होके आ गया है। वो सिर्फ अपने ही केस पे काम करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय भी देख सकते हैं कि उनको क्या क्या आवश्यक रहेगा इस पर्टिकुलर इस पे स्क्रीन पे काम करने के लिए, इस पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं जो भी WI ने भरा था, उनकी मदद से एम्प्लॉय ने भरा था, वो सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पर एम्प्लॉय अपने एक एक टैब पे यहाँ से सेलेक्ट करके जाना चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके अलग अलग टैब में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे एक एक टैब बदल जाता है। तो सारी चीजें को एम्प्लॉय अपने आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चीजों को जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं। यदि कुछ संतुष्ट नहीं है, कोई सूचना गलत लग रही है, कोई चीज उनको ठीक नहीं लग रही है, तो वो बदल भी सकते हैं। और उसके बाद जब क्वार्टर डिटेल वाले आखिरी टैब में वो पहुंचेंगे तो उनके पास सेव द डिटेल्स जो एक सबमिशन है सिस्टम में, उसको लेबल भी बदल सकते हैं हम। तो वो यहाँ पर सेव द डिटेल्स बटन दबा के अपने पूरे पेंशन बुकलेट को सिस्टम में अगली कार्यवाही के लिए सबमिट कर सकते हैं। जब इस समय सबमिशन के समय एम्प्लॉय को हम इस समय इंद्र तिवारी जी के आईडी से लॉग्ड इन है, इस समय एम्प्लॉय को एक ट्रांजैक्शन ओटीपी भी भेजा जाएगा। ट्रांजैक्शन ओटीपी से सभी लोग तो परिचित होंगे जो यूजर हैं। एम्प्लॉय के लिए एक नयापन हो सकता है। ट्रांजैक्शन ओटीपी आपके लॉगिन करते समय जो ओटीपी आप प्रयोग करते हैं उससे अलग होगा। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है उसमें हमने लगा रखा है, तो आपको नया भेजा जाता है। तो हमने ट्रांजैक्शन ओटीपी जो मिला है एम्प्लॉय को उसको डालेंगे, सिस्टम वैलिडेट करेगा, उचित मिलेगा, सही मिलेगा तो उसको सबमिट कर देगा। यहाँ पर आप अब पेंशन बुकलेट का सबमिशन वाला जो काम वेलफेयर इंस्पेक्टर की मदद से एम्प्लॉय ने कर दिया है। अब इस समय 3 जगह काम शुरू हो सकता है अपनी अपनी जगह। वेरीफाइंग अथॉरिटी जो हमारी सर्विस रिपोर्ट है उनके पास में ये केस उपलब्ध है। डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो हमने अभी असाइन किए थे DG ने, इस एम्प्लॉय के लिए, रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए, वो भी अपना काम कर सकते हैं। और सेटलमेंट DC जो है वो एक लिमिटेड बाध्य काम कुछ करेंगे, वो अपना सिस्टम में कुछ भी सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ से ये दोनों चीजें एक्सेप्ट मोड से क्लियर ना हो जाए, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से। तो डिपार्टमेंट अथॉरिटी ये काम पैरेलल कैसे चलेगा आगे पीछे हो सकता है, देख सकते हैं। इसको दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं, सेटल उसको SR को वेरीफाई करने की बजाय हम डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी की आईडी से लॉगिन करते हैं। आशीष पांडे जी को आपको याद होगा, आशीष पांडे जी को हमने इनका डिपार्टमेंट वेरीफाइंग अथॉरिटी बनाया था। इनके पास भी एक से ज्यादा रोल है, तो उनको DV डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी वाला रोल सेलेक्ट करना होगा। सेटलमेंट सब मेन्यू में जाएंगे और अपना वो स्टेटस देख सकते हैं इस केस को, काम करने से पहले, काम करने के बाद, किसी भी एम्प्लॉय का वो केस उनसे संबंधित का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम इंद्र तिवारी जी का केस लेके चले हैं उसमें इंद्र तिवारी जी का एक ये काम हो गया है। उनके DC ने उनकी सर्विस रिकॉर्ड को सबमिट कर दिया है और एक उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पेंशन बुकलेट को सबमिट कर दिया है। ये 2 ही चरण अभी पूरे हुए हैं। अब थोड़ा काम
करते हैं जल्दी। उन डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास ड्रॉप डाउन में उतने सारे लोगों का नाम आएगा जो रिटायरिंग है, उनसे संबंधित है। उनसे संबंधित का मतलब उनके लिए, उन एम्प्लॉइज के लिए इनको डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी बनाया गया है और उन्होंने अपनी पेंशन बुकलेट सबमिट कर दी है। तो वो एक से ज्यादा हो सकते हैं नाम, जो नाम सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट करेंगे, गो बटन दबाएंगे और सारा डाटा, सारी डिटेल उनको इस रिपोर्ट फॉर्मेट में देखने के लिए उपलब्ध होगी। फिंगरप्रिंट, साइन, सिग्नेचर यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपना जस्ट क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी डिटेल्स ठीक हैं। कुछ नजर आता है, कुछ गड़बड़, कुछ त्रुटि, कुछ इनकम्प्लीट, कुछ भी नजर आता है तो आप उसको हाँ मैं कर रही हूँ, एक सेकंड मैं कर रही हूँ। अपना टिप्पणी डाल के, अपना रिमार्क्स डाल के उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर जो सब कुछ ठीक लग रहा है तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में मैं वेरीफाई लिख रहा हूँ, ये अपना पूरा टिप्पणी डाल सकते हैं। 500 कैरेक्टर का यहाँ पर स्पेस उपलब्ध है। आप जैसे नॉर्मली करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। और इसको यहाँ पर वेरीफाई बटन दबाने से पहले उनको यहाँ पे साइन करने होंगे, जो सिग्नेचर पैड से ही होंगे, जैसे हमने आपको दिखाया था अभी विटनेस के लिए। यहाँ पर आप सिग्नेचर कराएंगे, उनसे सबमिट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर आ जाएगा। वेरीफाई बटन दबा से और इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। K2X4 P6 फिर दोबारा से आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो उन्होंने काम किया है वो सिस्टम में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमने वेरीफाई किया है डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन अथॉरिटी से, जो उनके इमीडिएट सुपरवाइजर है, रिटायरिंग एम्प्लॉय के, इंद्र तिवारी जी के। तो अब हम एक काम दोबारा से चलते हैं। हम पहले एसआर वाला काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं और उनकी नॉर्मल वेरिफिकेशन अथॉरिटी जो है सर्विस रिकॉर्ड के लिए, उनकी आईडी से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमने उनको लॉगिन से आईडी किया। श्रीमती संगीता, उनके पास भी एक से ज्यादा रोल है। आप देख सकते हैं अलग अलग रोल है। लोन अकाउंट के लिए एक नया रोल क्रिएट किया गया है। ये हमारा डिपार्टमेंटल वेरीफाइंग अथॉरिटी है, जो किसी एम्प्लॉय के लिए, किसी रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए ये रहे होंगे। ये खुद एम्प्लॉय वाला रोल है और हमको अभी वेरीफाई करना है तो VA वाला नॉर्मल वेरिफिकेशन अथॉरिटी वाला रोल सेलेक्ट किया। सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर वो जिसके लिए, जिससे संबंधित है, वो उनके यहाँ पर पेंशन बुकलेट भी वेरीफाई कर पाएंगे। और नहीं तो हम अभी सर्विस रिपोर्ट हम वेरीफाई करने जा रहे थे, तो यहाँ पर उन्हीं के पास उतनी ही नाम दिखाई देंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितना कि उनसे संबंधित है और उनके DC ने उनका केस आगे कर दिया है, अपना सबमिशन कर दिया है, उसको वो वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो जब वेरीफाइंग अथॉरिटीज किसी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके गो बटन दबा के देखेंगे तो अपना पूरा डाटा जो DC ने सबमिट किया हुआ था अभी तक डाल के एंट्री करके वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे स्टेटस आपको यहाँ दिख रहा है, सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि DC अपना काम कर चुके हैं। ये सभी के सभी डाटा केवल दिखने के लिए डीलिंग वेरिफिकेशन अथॉरिटी इस समय यहाँ पे केवल देख पा रहे हैं। जैसा कि एम्प्लॉय मास्टर और ESR में भी आपने देखा ही है कि वेरीफाइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डाटा देख ही पाते हैं, उसमें वो चेंज नहीं करना है उनको। चेंज यदि उनको कुछ संदेह होता है, किसी भी फाइल से डॉक्यूमेंट के चेक करने से कोई संदेह होता है, कुछ गलत नजर आता है, कुछ गलत देखते हैं, तो वो उसको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं अपने टिप्पणी डाल के, अपना कुछ भी कमेंट डाल के। और नहीं तो कुछ ठीक लग रहा है तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई बटन दबा के। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इनका वेरीफाई हो गया है। मेन्यू को हम खोल सकते हैं इस वाली उससे एरो और बटन दबा के, और दोबारा से
एक बार देखना चाहेंगे कि क्या प्रगति है इंद्र कुमार जी के केस की। तो यहाँ पर उनका डीसी ने काम कर दिया है, एसआर के लिए वेरिफिकेशन अथॉरिटी ने काम कर दिया है, एम्प्लॉय ने खुद सबमिट कर दिया है और उनके डिपार्टमेंट से वेरीफाई हो गया है। ये 4 काम उनके हो गए हैं, अभी 4 चरणों का काम पूरा हो गया है। अब डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, सॉरी ये नॉर्मल सर्विस रिकॉर्ड की एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से हम सर्विस रिकॉर्ड वाला काम पूरा कर लेते हैं पहले। चलती है और ये इनके पास भी एक से अधिक रोल है, आप देख सकते हैं, लेकिन हमको अभी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वाला ही रोल चाहिए था। जिस रोल पे आप करंटली काम कर रहे हैं इस समय सेशन में, इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है, वो आपको ऊपर दिख रहा होता है। यदि आप इसको बदलते हैं तो आपका देखेंगे ये रोल बदल जाएगा। लेकिन अभी हमें डीए वाला रोल नहीं चाहिए था, अभी हमको एए वाला रोल चाहिए। हम उनकी सर्विस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इंद्र तिवारी जी की यहाँ पे सर्विस रिकॉर्ड का ऑप्शन उनके पास आएगा, उतने ही लोग दिखाई देंगे जितने के वेरीफाइंग अथॉरिटी ने आगे कर दिए हैं केसेस को और उन्होंने नहीं किया है। इसमें से इंद्र तिवारी जी वाला केस सेलेक्ट करते हैं, गो बटन करते हैं तो उनको सारा डाटा दिखना शुरू हो जाएगा, वैसा ही जैसा कि वेरीफाइंग अथॉरिटी को दिख रहा था, केवल वो देख सकते हैं। ऊपर का स्टेटस पे आप नजर लगाई डालेंगे तो देखेंगे वेरीफाइड है। वो सारा डाटा देखने के बाद यदि कुछ भी गलत लग रहा है, उनको सहमत नहीं है, तो रिटर्न कर सकते हैं अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट, अपने रिमार्क्स के साथ, और नहीं तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ऐसा मैं बार बार बताता रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपना कमेंट पूरा डाल सकते हैं। 500 कैरेक्टर्स का स्पेस यहाँ पर उपलब्ध है। जो नॉर्मली आप लिखते हैं अपनी फाइल्स में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, उस तरीके का पूरा कमेंट डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये केस भी एक्सेप्ट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका। फिर एक बार देखते हैं कि क्या प्रगति है इंद्र कुमार जी के। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर उनका केस सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से, सर्विस रिकॉर्ड पे जो 3 काम होने थे वो तीनों काम हो गए हैं। पेंशन बुकलेट में अभी 3 में से 2 काम हो गए हैं, 2 चरण पूरे हो गए हैं। एक अंतिम चरण एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को करना पड़ेगा हमको। डीए पे हम काम करते हैं। डीए मतलब डिपार्टमेंटल एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, इनके आईडी से हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन आईडी, पासवर्ड नॉर्मल तरीका है। इनके पास भी यदि एक से अधिक रोल है तो हमको डीए वाला रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए ऊपर डीए हो जाएगा। पेमेंट सब मेन्यू में जाएंगे, एक्सेप्ट पेंशन बुकलेट ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। उतने ही लोगों के नाम आएंगे जितने उनके पास उपलब्ध होंगे। इसका मतलब जितने वेरीफाइंग अथॉरिटी ने, इनके वेरीफाइंग अथॉरिटी ने अपना काम करके आगे बढ़ा दिया है। ये सेटलमेंट के संदर्भ में बात हो रही है, तो ये वाला नॉर्मल वाला वेरी वो नहीं है आपका एसआर वाला, जो एम्प्लॉय मास्टर और एसआर वाला चल रहा है। ये सेटलमेंट सेक्शन में जो, सॉरी सेटलमेंट मॉड्यूल के लिए जो काम हो रहा है, ये हम उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इनको भी ये पूरा का पूरा फॉर्म अपना रिपोर्ट फॉर्मेट में दिखाई देगा। पूरा डाटा, सारा साइन, सिग्नेचर, फिंगरप्रिंट्स, बाकी डिटेल जो भी है वो अपना दोबारा से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर उनको एक बार यदि सब कुछ ठीक लग रहा है तो वेरीफाई कर दिया इन्होंने, सब देख लिया, सब ठीक ठाक है और अपने संतुष्ट है, तो यहाँ पर उनको डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी सामान्यतः ग्रुप ए ऑफिसर ही होते हैं और उन सभी के पास डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध है। तो डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो कानूनी रूप से और आधिकारिक रूप से आपके सिग्नेचर मान्य है। उसमें डिजिटल सिग्नेचर के लिए जब आपने उसको देखा तो आप एक बार फिर दोबारा से देख सकते हैं कि आप उस डॉक्यूमेंट को साइन करने जा रहे हैं। साइन करने से पहले आप दोबारा से संतुष्टि के लिए देख सकते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है, संतुष्ट हैं, तो आप साइन करने आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने डिजिटल सिग्नेचर का टोकन उसमें लगा रखा है आपकी मशीन में, लोकल मशीन में होना चाहिए उस समय यूएसबी में, तो आपको ऑप्शन दिखाएगा
हमारे पास अभी एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाला जो आप देख रहे हैं वो डमी नहीं, टेस्टिंग सिग्नेचर के लिए हमने टेस्ट सर्वर पे लगवा रखे थे, और ये हमारा अपने नाम से इश्यूड सर्टिफिकेट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नाम दिखेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे और ये हम पासवर्ड डालेंगे, डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड। डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड डिजिटल डीएससी यूज करने वाले सभी लोग जानते ही हैं कि ये इसका एक अलग से पासवर्ड होता है जिसका इस एप्लीकेशन से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है, और इसको होना या इसका बदलने का अधिकार भी इस एप्लीकेशन के पास नहीं है। डॉक्यूमेंट हमने अभी अभी साइन किया है, आप साइन करने के बाद एक बार फिर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये साइन हो गया है, नाम आ गया है। क्वेश्चन मार्क पीला वाला ये बता रहा है कि ये सिग्नेचर एक ऑथेंटिक डिवाइस से साइन यूज करते हुआ है, आपने डिवाइस पे सब लगाया है, ये जो सिग्नेचर इश्यू हुआ है ये जेन्युइन है, ये ऑथेंटिक है। लेकिन इस इश्यूअर के यहाँ से जो साइट पे जाके वो वैलिडेट नहीं हुआ है। ये ब्राउजर पे जब हम पीडीएफ फाइल खोलते हैं तो ये वहां पर उनकी सीमित उनके पास उपलब्ध है, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसी फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे और एक्रोबैट में खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपने आप वैलिडेट करेगा सिग्नेचर को, और यदि वो वैलिड होते हैं वहां से जो, तो उसको हरे रंग के टिक मार्क में बदल देगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वही यही बता रहा है कि ये डिवाइस भी जेन्युइन है, लेकिन वो वहां पे जाके केवल उस साइट पे जाके कंफर्म नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और एक्रोबैट में खोलेंगे तो ये वहां पर आपको हरे रंग के टिक मार्क में दिखने शुरू हो जाएगा। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप अपना पूरा जितना भी आप चाहें उतना लंबा रिमार्क्स दे सकते हैं, 500 कैरेक्टर तक, और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार फिर दोबारा से देखते हैं कैसा चल रहा है इनका केस। आप देखेंगे कि दो जो भाग थे हमारे, सर्विस रिकॉर्ड वाला और पेंशन बुकलेट वाला, ये दोनों एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की तरफ से भी काम हो चुका है, ये इनका पूरा काम हो चुका है। अब ये केस पूरी तरह से सेटलमेंट सेक्शन के पास उपलब्ध है, वो अपनी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। सेटलमेंट सेक्शन की डी लिंक लग की आईडी से हम अब लॉगिन करके देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं या क्या उनको करना है। सिंह जी को हमने सेटलमेंट डीलिंग के लिए असाइन किया था, इंद्र तिवारी जी के लिए ये यूनिट एडमिन ने किया था। यहाँ पर उनको दो काम करने हैं जब लॉगिन कर लेंगे, तो एक तो ये अपलोड करना है पेंशन बुकलेट को, और दूसरा वो कैलकुलेशन शीट पे काम कर सकते हैं। यदि उनके पास रोल ज्यादा होते तो हम रोल सेलेक्ट करते। विक्रम सिंह जी के पास अभी एक ही रोल है। ये आप एक बार फिर बता देते हैं कि ये टेस्ट सर्वर पे काम हो रहा है, यहाँ पर डेटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अपलोड करने के बाद वो उन सब एम्प्लॉय की लिस्ट उनको मिलेगी जो इस समय सेटलमेंट सेक्शन में जिनका केस, रिटायरिंग एम्प्लॉयज का केस इस समय उनके पास उपलब्ध है। किसी एक एम्प्लॉय को चूज किया, गो किया, उसके बाद दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक मैनुअल स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन था जो शुरू में हमने प्लान किया था, बना भी दिया था, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि एक सिस्टम से ही सारा डाटा जा रहा है, तो वो सिस्टम वाला ही हो सकता है कि जब ये आपको फाइनली रिलीज के लिए मिले अगले हफ्ते या कुछ समय के बाद। अभी तो डिवाइसेस भी अरेंज करनी है रिलीज को, लेकिन टेस्टिंग के लिए आप अगले हफ्ते दे रहे हैं, तो उसमें आपको ऑटो जनरेटेड वाला ही ऑप्शन मिलेगा। जो ऑटो जनरेटेड वाला जब आप ऑप्शन दबाएंगे तो सिस्टम के पास अभी जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं, जो डाटा जो भी उपलब्ध था, वो जैसी भी जरूरत के आवश्यकता अनुसार, जरूरत अनुसार उनको अलग भागों में बांटेगा और डॉक्यूमेंट बनाएगा, ये सब काम करेगा। ये समय कभी कभी ले लेता है, ये प्रोसेस कभी कभी ज्यादा समय ले लेता है। अभी तो इतना ज्यादा नहीं लिया है, कभी कभी ये 1 मिनट तक ले लेता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा।
ये वाला जो अपलोड वाला जो हमने काम देखा था, ये भी हमारे डैशबोर्ड पे कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं होता है। तो इंद्र जी का ना आप काम देखेंगे तो कोई अंतर नहीं नजर आएगा आपको कोई प्रगति नहीं नजर आएगी। वैसे के वैसे ही अभी 6 काम हुए हैं उनके। अब हम कैलकुलेशन शीट पे जाते हैं। यहाँ पर ये सेटलमेंट सेक्शन के डीलिंग क्लर्क है विक्रम सिंह जी। जब ये काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने उनकी क्योंकि उनको एक से ज्यादा जगह से ये वाला डाटा मिल सकता है, तो हमने उनको लाल रंग में कुछ नाम दिखाई दे सकते हैं, कुछ नाम ग्रे बैकग्राउंड में दिखाई दे सकते हैं। जैसे ओम प्रकाश जी का लाल दिख रहा है, श्रीमती सरिता देव रवि का ग्रे बैकग्राउंड में दिख रहा है, और इंद्र तिवारी जी का हरे रंग में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों को आपको बताने का प्रयास किया है कि जो लाल, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो लाल रंग से जो नाम दिखाई देंगे ये वो केसेस होंगे जो उनके अपने आगे के वेरीफाइंग अथॉरिटी या एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ने रिजेक्ट किए होंगे किसी कारण से, किसी बदलाव के लिए सेटलमेंट सेक्शन में ही। और जो ग्रे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं, जैसे श्रीमती सरिता रवि का दिखाई दे रहा है, ये वो केस हो सकता है, ये है जो आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिजेक्ट होके आया है किसी कारणवश, किसी बदलाव के लिए। जब हम सेटलमेंट सेक्शन के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे केस को, तो ये केस हमारी आईपास एप्लीकेशन जो भारतीय रेल के लिए अकाउंटिंग एप्लीकेशन है उसके साथ हमारा इंटीग्रेशन है, उसके साथ हमने डाटा शेयरिंग की हुई है ESV के थ्रू। एंटरप्राइज सर्विस बस होती है जो हमारा एक उपकरण होता है, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच की बात कराता है, डाटा शेयरिंग और कराता है। तो वहां से ये सारा संबंधित डाटा जो भी अभी तक हमने तैयार किया है और संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हमने डिजिटली या वैसे साइन किए हुए हैं, जो जो अकाउंट्स को चाहिए वो हम उनको एप्लीकेशन से एप्लीकेशन को दे रहे हैं ESV के माध्यम से। तो वहां से जब डाटा अपना अकाउंटिंग एप्लीकेशन में जाता है तो वहां पर फिर वो अपना प्रोसेस होता है और सब कुछ ठीक रहता है तो PPO जनरेट होता है। जब PPO जनरेट हो जाता है तो बेचारा में एप्लीकेशन को एक कॉपी वापस भेजते हैं, उनको हमारे साथ साझा करते हैं, जो हम एम्प्लॉय को भी दिखाते हैं। वो एक अंतिम चरण होगा जो हम आपको दिखाएंगे। और नहीं तो यदि किसी कारणवश उनको कुछ गलत नजर आ रहा है, कुछ त्रुटि नजर आ गई है, तो वो वापस करेंगे। यदि कुछ वापस होता है तो वो सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क के लिए उपलब्ध होगा और वो इस तरीके से ग्रे बैकग्राउंड में दिखाई देगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, लाल वाला, ग्रे वाला और नॉर्मल केस हम ले लेते हैं इंद्र तिवारी जी का। वो सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क इस समय काम कर रहे हैं, उनकी आईडी से हमने लॉगिन किया हुआ है, विक्रम सिंह जी की आईडी से। तो यहाँ पे उनको क्या करना है, यहाँ पर उनको अपनी पूरी डेटा जो भी इस समय उपलब्ध है, जो ये 8 टैब्स में है, ये 7-8 टैब्स में, तो इसको वो एक एक करके वो डाटा को देख सकते हैं या कुछ भी गलती नजर आने पे वो रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर पेंशन बुकलेट यदि रिटर्न करते हैं तो ये एम्प्लॉय के पास उपलब्ध हो जाएगी, जो खुद अपने आप या WI की हेल्प से दोबारा से, उनकी मदद से दोबारा से काम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। और नहीं तो फिर वो आगे वाला बिल देख सकते हैं, लीव एनकैशमेंट का, GIS का, डेथ कम ग्रेचुटी बिल, ये सब प्री प्रिंटेड आ रहे हैं फॉर्मेटेड में वाले, जो जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध थी उसके हिसाब से। SR वाला जो समराइज देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप SR वाले टैब में जाएंगे तो देखेंगे कि 2 जगह रिटर्न करने का ऑप्शन है। नॉर्मली पेंशन बुकलेट ही रिटर्न हो रही है, यदि पेंशन बुकलेट के अलावा SR में भी कुछ उनको संदेह है तो वो रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। जब ऐसा रिटर्न होगी तो ये आपको जो सर्विस रिकॉर्ड के डीलिंग क्लर्क है, जो शुरू से ये काम शुरू किया था हमने, उनके पास द्वारा से उपलब्ध हो जाएगी। जो भी बदलाव उनको करने हैं, जो भी इनको बताया गया हो, जो आप एक यहाँ पर पूरी तरह से अपने कमेंट्स, रिमार्क्स, टिप्पणी डाल सकते हैं उनको, जिससे उनको DC को समझ में आ जाए। और पेंशन बुकलेट वापस कर सकते हैं यदि आपको लगे तो वो एम्प्लॉय को द्वारा से उपलब्ध हो जाएगी।
इन सबको वेरीफाई करने के लिए, देखने के लिए, वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म 7 और फॉर्म 9 दो फॉर्म्स और हमको भरने होते हैं। तो यहाँ पर आप 7 और 9 के लिए डिटेल भरना होता है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं यदि आवश्यक है, जो डिटेल्स जो एम्प्लॉय के लिए भरना है। और डिमांड सर्टिफिकेट जो होता है, नो डिमांड सर्टिफिकेट NDC, उसको भरने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये NDC का फॉर्मेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये GIS का अमाउंट हम मैनुअली एंटर करा रहे हैं। ये वो डेट है जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है जनरली, जो ग्रुप C में इन्होंने ज्वाइन किया था। और यहाँ पर हम किसी भी रिकवरी को डाल सकते हैं यदि कुछ बनता है तो, यदि कुछ उन पे दे है एम्प्लॉय के लिए, रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए। ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन हमने iPass से ही ली है, उन्हीं के साथ इंटीग्रेट करके शेयर की है, उसी को हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं, संबंधित दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं जो भी चाहिए होगा और उस हिसाब से आप यहाँ पे इसमें काम कर सकते हैं। इसकी मदद के लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर 6 और डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरे पेंशन बुकलेट क्या सिस्टम में बनी हुई है, आप उसको देख के यहाँ पे कुछ वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट भी चलता है, आप देख सकते हैं। और यदि इसको फिर आप छुपा सकते हैं। उसके बाद SR देखना चाहें तो SR भी आ जाएगी यहाँ पे यदि उपलब्ध है सिस्टम में। ये आप देख सकते हैं, ये हमने अभी उदाहरण के लिए केवल एक रखी हुई है, ये इंद्र तिवारी जी की नहीं है, लेकिन उनकी होगी तो इसी तरीके से यहाँ पे वो डीलिंग रंग देख सकते हैं। पैन कार्ड को देख सकते हैं, आधार कार्ड को देख सकते हैं, जो भी डाटा हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था वो सब यहाँ पे विजिट दिख जाएगा। मेडिकल कार्ड देख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद ले सकते हैं। और यदि डीलिंग क्लर्क को सब कुछ ठीक लग रहा है तो आगे जाके सबमिट कर सकते हैं। काम डीलिंग क्लर्क ने कर दिया है, सेटलमेंट के डीलिंग क्लर्क आईडी से अब इस पे हम काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंद्र तिवारी जी का एक हमने केस लिया हुआ है इस सेशन में। तो आप यहाँ देख रहे हैं इनका सेटलमेंट सेक्शन का पहला चरण पूरा हुआ, जहाँ पे डीलिंग क्लर्क ने अभी अपना काम किया है। अब सेटलमेंट सेक्शन के वेरीफाइंग अथॉरिटी पे हम चलते हैं। वीरेंद्र कुमार जी सेटलमेंट सेक्शन के इंद्र तिवारी जी के लिए जो है उनके लिए सेटलमेंट सेक्शन के लिए वेरीफाइंग अथॉरिटी, याद होगा आपको, हमने यूनिट एडमिन के आईडी से इनको असाइन किया था। वो अपना रोल SVA सेलेक्ट करेंगे, सेटलमेंट सेक्शन में जाएंगे वर्क शीट को आगे प्रोसेस करने के लिए। उसी तरीके से उनको पास उतने ही नाम उपलब्ध होंगे जो सेटलमेंट डीलिंग क्लर्क ने अभी तक प्रोसेस कर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं। यहाँ पर उनको सिर्फ सारे टैब्स में जाके डाटा देखना है और वेरीफाई करना है। यहाँ पर वो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, ना वो NDC पे कुछ काम कर पाएंगे, ना फॉर्म 7 या फॉर्म 9 पे कुछ काम कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ वो जो सबमिटेड केस है, DC ने जो बनाया है, जो भी भरा है, वो सब यहाँ पे दिखेगा उनको। और ये चाहे तो वो पेंशन बुकलेट को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से सब कुछ वो DC के पास ही जाएगा पूरा का पूरा केस। और उनके लिए भी यहाँ पर मदद के लिए ये 6 डॉक्यूमेंट्स सारे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और छुपा सकते हैं। जब आप देखेंगे तो ये जहाँ पर आप देख काम कर रहे थे वो आधा स्क्रीन हो जाएगा, आधे स्क्रीन पे सीधे हाथ की तरफ आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसको दिखाएंगे। तो उसको देखने के बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। कुछ भी उनको गलत लग रहा है, सहमत नहीं है तो रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो वेरीफाई कर सकते हैं।
यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं इनका केस कहाँ चला है। इंद्रजीत जी का 8 चरण का काम हो गया है, एक ही बचा है सेटलमेंट डिपार्टमेंट के सेटलमेंट सेक्शन के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, जो हमने मुकेश कुमार जी को उनके लिए रखा था। उनकी आईडी से लॉगिन किया, पासवर्ड ओटीपी डाला, देखा उनके पास बहुत सारे रोल हैं, देख सकते हैं आप। पास मॉड्यूल के लिए पीआईए खुला हुआ है, सेटलमेंट सेक्शन के लिए ये वाला रोल उनको देखना है, लोन एडवांस के लिए ये नया रोल खुला हुआ है, एम्प्लॉय वो खुद है। हम सेटलमेंट सेक्शन के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी से चलते हैं, यहाँ पे उनका रोल आ गया। सेटलमेंट सब मेन्यू में गए, कैलकुलेशन शीट को देखा, कैलकुलेशन शीट में यहाँ पे फिर दोबारा से वो देख सकते हैं एक लिस्ट अपने उपलब्ध करा रखी है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमको चाहिए होगी, वो एक तरीके से दोबारा से रेफर कर सकते हैं कि ये सब यहाँ पर ठीक है या नहीं है। यहाँ पर एक सुधीर मोहन जी का भी केस दिख रहा है, जो पुराने सेशन में हमने किया था। एक आपको हरे रंग में दिख रहा है, तो अभी हरे रंग में उनको काम करना है। ग्रे रंग का क्या मतलब है ये हम आपको बताते हैं। इंद्र तिवारी जी का नाम सेलेक्ट किया और उसके बाद गो बटन दबाया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे 6 के 6 डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी उपलब्ध हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को देखने के लिए, उनको उनकी मदद के लिए। वो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को चाहें तो देख सकते हैं। बाकी सारी सूचनाएं, बाकी सारा डाटा वो सिर्फ देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसको अपना संबंधित डॉक्यूमेंट, संबंधित फाइल से संबंधित कैलकुलेशन गणनाओं से उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ भी यदि इनको गलत नजर आता है, कुछ किसी भी चीज से सहमत नहीं है, तो रिटर्न कर सकते हैं। जैसा कि हर जगह हम बता ही रहे थे, रिटर्न करने का ऑप्शन अवेलेबल है। और नहीं तो उनको एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए उनको पहले 2 और डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर के साथ डिजिटली साइन करने होंगे। एक है यहाँ पर आप देख रहे हैं पेंशन बुकलेट, और दूसरा है सेटलमेंट फॉर्म। इन दोनों में से किसी पे भी काम कर सकते हैं। पेंशन बुकलेट पे हम काम करते हैं। डिजिटली साइन करने से पहले आप उसको देख सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को साइन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी रूप से और ये वैध है सिग्नेचर और बाध्य भी है। आप देख सकते हैं सब कुछ सहमत है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए आगे बढ़िए। आपके पास डिवाइस लगी होगी तो उसका टोकन सेलेक्ट करिए, आपका नाम आएगा, नाम सेलेक्ट करिए और अपने डिवाइस का पासवर्ड डालिए। फाइन, डिजिटली साइन हो गई है। साइन होने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे कैसे साइन किया है, आपका साइन आया नहीं आया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर साइन आ रहेगा। ये पीले रंग का क्वेश्चन मार्क क्यों आता है और उसका क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या तरीका है, ये मैंने आपको अभी बताया ही था। उसी तरीके से आप एक्रोबेट में इसको खोल सकते हैं और वो अपने आप साइट पे जाके वैलिडेट कर लेता है। ये वाला एक डॉक्यूमेंट एक बार साइन हो गया तो अब आपको इसके ऊपर काम नहीं करने देंगे। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। साइन करने से पहले फिर देख सकते हैं सब कुछ। आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आप उसको प्रिंट आउट लेके भी देख सकते हैं। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद साइन करने के लिए आगे बढ़े। टोकन, नाम और पासवर्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन फिर दोबारा से दीजिए यदि वो मांगता है तो, और डिजिटली साइन करने के लिए बटन दबाइए। ये फिर से दूसरी वाली फाइल भी साइन हो गई है। आप देख सकते हैं जहां जहां साइन होंगे वहां पे आपका ये नाम दिख रहा होगा। इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट अभी हमने साइन कर लिए हैं डिजिटल। यहाँ पे दोनों जगह आपको ये रेड वाला मार्क आ जाएगा, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप काम हो चुका है, अब नहीं करना है। आप उसके बाद अपने टिप्पणी पूरा डाल सकते हैं जैसा भी आप डालते आए हैं। एक्सेप्ट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये काम आपका यहाँ पे हो गया। अब आप फिर देखें इनका क्या प्रगति है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंद्र तिवारी जी का जो हम अभी केस ले रहे थे, उनके 9 के 9 चरण का काम पूरा हो गया है।
अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जब ये ग्रे देख रहे थे, सुधीर मोहन जी का ग्रे दिख रहा था, अभी इंद्र तिवारी जी का भी ग्रे दिख रहा है। इस ग्रे बैकग्राउंड में जो नाम दिख रहे हैं उसका मतलब है कि ये काम आप अकाउंट्स में सबमिट कर चुके हैं। इसका सारा डाटा अब आई पास एप्लीकेशन के पास जा चुका है। डाटा और डॉक्यूमेंट जो भी संबंधित या जरूरत थी, आवश्यक चीजें हम उनको शेयर कर चुके, साझा कर चुके हैं। इनमें से किसी एक एम्प्लॉय को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उनका, हमारा उद्देश्य ये था कि वो इस क्या क्या हमने सबमिट किया है वो यहाँ पे आपको दिखा दे। ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास अभी उपलब्ध है। अभी कुछ एक सुझाव था कि जो कहीं और भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको वहाँ पे भी प्रयास करेंगे उपलब्ध कराने का। दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप दोनों भाग को देख सकते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि हालांकि ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख ही सकते हैं, लेकिन यदि वो कहीं और है, कहीं भी अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं है या कभी जरूरत पड़े तो वेब एप्लीकेशन है। आप इस दुनिया में देखा जाए तो प्रैक्टिकली दुनिया में आप कहीं पर भी है और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, डिवाइस अवेलेबल है, तो आप लॉगिन करके अपना कभी भी कहीं पर भी ये दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ये कब तक उपलब्ध होगा ये अभी निश्चित नहीं है, कुछ और सुझाव और कुछ और तरीके से हम इसको अंतिम निर्णय लेंगे। अभी ये उपलब्ध करा रखा है। जब हमने आपको बताया था कि अब इस एक्सेप्टेंस के बाद ये चीजें, अब ये पूरा डाटा और फाइलें, संबंधित फाइल आपके पास पहुंच गई है अकाउंटिंग एप्लीकेशन के पास, आई पास के पास। आई पास उसमें अपने हिसाब से काम करेगा और यदि सब कुछ ठीक रहा तो प्रोसेस करके पीपीओ जनरेट करेगा। पीपीओ जनरेट करने के बाद वो हमको साझा करते हैं एचआरएमएस को पीपीओ, और उससे संबंधित जो भी डाटा होता है वो एम्प्लॉय को हम एचआरएमएस एप्लीकेशन में दिखाएंगे। एम्प्लॉय अपनी आईडी से लॉगिन करेगा। ये अभी आज का केस नहीं है, ये पुराना हमने आई पास के साथ किया हुआ था टेस्ट, वो एक्चुअल टेस्ट किया था, टेस्ट सर्वर पे किया था, ये वो वाला केस है। उसमें आपको जब लॉगिन करेंगे तो आरटी करके एक रोल हम रिटायरिंग एम्प्लॉय को असाइन करते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय की अपने जो फोटोज हैं अपनी फैमिली की स्पाउस के साथ, वो जो भी अपलोड किया होगा उन्होंने वो दिखाएंगे। यहाँ पर एचआरएमएस का हमारा शुभकामना संदेश, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि आपका पीपीओ नंबर ये जनरेट हो गया है, और इसको देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय के रोल पर अभी हमने लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं डाउनलोडेड वर्जन दिखाऊंगा आपको। यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देना पड़ेगा। ये आप हमारा एक एक्चुअल टेस्ट केस था। आईपास के पास टेस्ट सर्वर पे डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये डिजिटली साइन नहीं है, हम एचआरएमएस में कर पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से एम्प्लॉय इसको सेव करके रख सकता है। डेमो पार्ट में बस इतने ही। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्रोसेस कम से कम लंबा प्रोसेस है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। आप सबका धैर्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने धैर्य रखा होगा। अब मैं अमित जी से दोबारा से निवेदन करूंगा कि वो और आप हम भी मिलके आपके क्वेश्चंस लेंगे। यदि कोई आपके प्रश्न है, यदि कोई आपके सुझाव है तो वो सब आप हमसे साझा करिए। अमित जी उपलब्ध हैं तो? हाँ 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 उपलब्ध हो। हाँ भूपेंद्र जी, जो है क्वेश्चन ये मेरे को नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं तो थोड़ा बोल देंगे। 12:30 बजे के बाद या एक Who will responsible for uploading the cancelled check, mandate form, something which I am not able to, for outdoor or indoor medical facility